तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। श्री चल्ला पॉलिटी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू। आज का टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। ओवरऑल इस पर्टिकुलर सीरीज में 21st लेक्चर है। आई होप अभी तक जितने भी 20 लेक्चर आ चुके हैं उसमें आपको कहीं पे कोई भी डाउट रहा होगा तो आपने कमेंट करके पूछ लिया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो ये रहा मेरे बारे में डिटेल, आराम से आप पढ़ लेना। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 40, ओके। और क्रेडिट सिस्टम पे ध्यान रखना है। क्रेडिट सिस्टम आपको थ्रू आउट द लेक्चर डेवलप करना है। चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बोला विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरिया। याद कीजिए शेड्यूल्ड एरिया कौन से वाले शेड्यूल में है, तो TER याद कीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट। तो पांचवा में आता है हमारा शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, पांचवें शेड्यूल में, राइट। बोला विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ए शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात फिर से मैं दोहरा दूं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता हूं, है ना, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। दैट्स वाई आपको क्या करना है, जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिख जाए पॉज करके अपना आंसर जो 1 से लेकर 14 तक मार्क किया है ना उसके सामने लिखना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। एक्सप्लेनेशन देख के फिर थर्ड जो कॉलम बनाया है जिसमें आपने अप्रोच लिखा है कि आपका अप्रोच कैसा था, फिर उसमें टिक करना है कि सही हुआ या गलत हुआ, ओके। ये सारा कुछ मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, दैट्स वाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज, जिसको ब्लॉक कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। देखिए चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता है, ये गवर्नर्स का काम होता है हर स्टेट का, राइट। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, तो केवल 2 इसमें स्टेटमेंट सही हुए हैं। एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, देखते हैं सारे के सारे। पहला सही है, एज पर आर्टिकल 244 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल्ड एरिया और एरिया दैट द प्रेसिडेंट may declare to be such by order after consultation with the governor of that state। ध्यान रहे कौन करता है डिक्लेयर, प्रेसिडेंट करता है, और किससे कंसल्ट करता है, गवर्नर से, ना कि चीफ मिनिस्टर से, राइट। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, है ना, विच फॉर्म द शेड्यूल्ड एरिया वाइल द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज, इसको हम ब्लॉक कहते हैं, ओके। थर्ड इनकरेक्ट है, क्यों, मैंने बता ही दिया कि द गवर्नर ऑफ द ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरिया therein shall annually or whenever so required by the president make a report to the president regarding the administration of the scheduled area in that particular state। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रहा आपके सामने। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। ठीक है, अगर किसी भी शेड्यूल्ड एरिया को हम 5वें शेड्यूल में लाते हैं तो चारों में से कौन सा बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस होगा उस चीज का। पहला, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ द ट्राइबल पीपल। ध्यान दे, ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा, ये प्रिवेंट करेगा ट्राइबल पीपल की जमीन को नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर होने से, ठीक। अच्छा बाकी भी पहले देख लेते हैं, हमसे करेक्ट ही पूछा था तो हमारा आंसर ये तो हो गया, लेकिन बाकी भी देख लेते, हो सकता है उससे स्ट्रॉन्ग जो है पॉइंट और कोई मिल जाए। दूसरा है, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। नहीं, ये नहीं है। अगला, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। ये तो और ज्यादा बेकार है। अगला, द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नहीं, ये भी गलत है। तो ले देकर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ओके। पहला क्या हो गया, करेक्ट पूछा था, हमारा करेक्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एज वेल एज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट ऑफ तामेमी। तामेमी याद करवाया था मैंने, तामेमी। अच्छा, टी मतलब त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो 6th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। इनको अदर ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, ठीक। ये क्या करेगा, फिर रिस्ट्रिक्ट कर देगा ट्रांसफर ऑफ लैंड बाई ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल मेंबर्स, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। आई होप कि क्लियर है। बाकी कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पैरा 4 अंडर सेक्शन 244 क्लॉज 1 ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ध्यान दीजिएगा, एडवाइजरी इसमें है ना, मतलब इसका काम है केवल एडवाइज करना, ना कि एडमिनिस्टर करना, ओके।
shall be established in each state having scheduled area therein, and if the president so directs, also in any state having scheduled tribe but not scheduled area. देखो, अगर शेड्यूल्ड एरिया है तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब भी है ना, तो प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट करता है तो वहां पे भी हम टीएससी बना सकते हैं। टीएससी मतलब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसका काम क्या होता है, एडवाइस करना। ओके, एडवाइजरी काउंसिल एंड एडवाइजरी बॉडी, नॉट अ गवर्निंग बॉडी। ऑप्शन सी गलत है, क्यों? ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि मैंने बता ही दिया, राइट। तो उसमें वही बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, at a national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006? देखो, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। अगर नेशनल लेवल की बात हुई ना, तो जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए बात होगी ना, वो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private party for mining be declared null and void? अभी इसको हमने देखा, राइट। आप सोचो, अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़े होते तो अभी ऊपर जो ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल था, कितना इजीली आप कर पाते, राइट। दैट्स वाई हमें क्या करना है, एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करना है यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, जो कि थ्रू आउट द सीरीज में डेवलप कराने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि अभी तक आप बहुत ही परिपक्व हो गए होंगे इस पर्टिकुलर अप्रोच डेवलपमेंट में। ओके, तो इसका आपको पता ही है, 5th शेड्यूल होगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी शेड्यूल भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक न्यूमोनिक्स बताया मैंने आपको कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पियर, ठीक, समझते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। देखो, पहले लास्ट वाले देख लेते हैं। 12 का मतलब एम मतलब म्यूनसिपालिटी, 11 मतलब पंचायत, 10 मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, 9 लैंड रिफॉर्म, 8 ऑफिशियल लैंग्वेज, 7 फेडरल लिस्ट जिसमें 3 आता है, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। छठा है अदर ट्राइबल एरिया, जो 4 स्टेट में बात करता है, जिनका नाम है तामेमी। अगला 5वां है शेड्यूल्ड एरिया। चौथा है राज्यसभा में कितनी सीटें कौन से स्टेट को मिलेगी। तीसरा है ओथ एंड अफर्मेशन। दूसरा है एमुलसमेंट्स एंड सैलरीज। पहला है टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आई होप कि सारे के सारे आपको पता चल गया होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। 12th क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 9th क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। 5th क्या है, शेड्यूल्ड एरिया। थर्ड क्या है, थर्ड है टीईए, एफर्मेशन एंड ओथ्स, है ना। आई होप कि सारे के सारे शेड्यूल आपके यहीं पे रिवाइज हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप देख ही सकते हो, मैंने बता ही दिया, तो एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन, ठीक है, चारों में से कौन सा है। देखो, अगर कहीं पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है ना, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब जो डेमोक्रेसी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा, कि केवल एक के हाथ में पावर नहीं है, पावर जो है डिसेंट्रलाइज होकर नीचे तक पहुंचा। देखो, फेडरलिज्म तो ये बोलता है कि हमारे पास दो हाउस सॉरी 2 लेवल होना चाहिए गवर्नमेंट का, एक स्टेट हो और एक यूनियन हो, है ना, कम से कम 2। तो ये तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करता, इसलिए फेडरलिज्म होगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी है हमारे यहाँ, राइट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन बेस्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ द पंचायत इज 25 साल। गलत जवाब, 21 ईयर्स, है ना। पंचायत के लिए कम से कम उम्र 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगला, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर प्री मेच्योर पीरियड से पहले ही डिजॉल्व हो जाती है ना, तो बाकी जो गवर्नमेंट बनेगी, है ना, वो बाकी जो रिमेनिंग पीरियड बचा, जैसे 2 साल के अंदर ही अगर डिजॉल्व हो गए, तो बाकी कितना बचा, 3 साल, क्योंकि टोटल 5 साल होता है, तो 3 साल तक ही कंटिन्यू करेगी। तो दूसरा सही है, पहला गलत, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 में से कौन सा है पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव। पहला, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल गलत है। अगला, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं, गलत है।
पहला और तीसरा हुआ, पहला और तीसरा ऑप्शन सी है, यही हो जाएगा आंसर। चलो एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी वॉज established in India not to ensure any political accountability but to ensure citizens' participation in governance and development leading to the democratic decentralization. Democratic decentralization अभी ऊपर हमने पढ़ा. So the term democratic decentralization an appropriate replacement for the term political accountability. Moreover, political accountability already existed in the village by way of election to the state legislatures. चौथा इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन वाज नेवर द बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज. लोकल फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन बाय वे ऑफ octroi taxes is the outcome of the establishment of PRI, not its objective. In fact, only few states have developed financial power to their PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ओके नेक्स्ट, अंडर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट. देखो कितनी बार आया, अभी ऊपर भी एक बार आया था ना, मतलब ये हमारा 23 का है, मतलब कि अभी लेटेस्ट ईयर में भी आया था. Who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of the individual or community forest right or both. मतलब कि कौन ऐसा अथॉरिटी होगा जो ये डिसाइड करेगा कि कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी का फॉरेस्ट राइट कितना है, कहाँ तक. तो इसका आंसर है ग्राम सभा वहां की डिसाइड करेगी. ठीक है. अंडर द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट 2006, the Gram Sabha shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of the individual or community forest rights. The Gram Sabha shall pass a resolution to that effect and thereafter forward a copy of the same to the sub-divisional level committee. Next question. In the areas covered under the Panchayat extension to the scheduled area, जिसको हम जनरली पेसा एक्ट बोलते हैं, पेसा 1996, है ना. What is the रोल या पावर ऑफ द ग्राम सभा? ग्राम सभा का रोल या पावर क्या है, ध्यान समझो. पहला, ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलाइनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया. देखो कितना ये स्टेटमेंट कितनी बार आ चुका है, सोचो. अभी 3 स्टेटमेंट में हमने देख लिया है कि एलाइनेशन मतलब कि किसी दूसरे को, मतलब नॉन ट्राइबल लोगों को हम नहीं दे सकते, है ना. तो ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट, यही सेम चीज ऊपर भी आया था, कई बार आ चुका. तो यही होता है फायदा यूपीएससी के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करने का. अगला, ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बिल्कुल ठीक है. रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स. ध्यान दीजिएगा, एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल्ड एरिया. देखो अभी तक ये कितना पॉजिटिव है ना, और सिंपल लग रहा था कि हाँ ये तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे एनी बोल दिया. अगर एनी की जगह माइनर बोलता है ना, माइनर मिनरल, तो बिल्कुल ठीक हो जाता. तो एक एक वर्ड है ना, एक एक वर्ड में ट्रैप छुपा हुआ है यूपीएससी के. अगर आप ध्यान दोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप दिक्कत कर जाओगे. दैट्स वाई इस तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है यूपीएससी के पीवाईक्यूज का. तो इसलिए एवरीबडी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. कौन कौन सा सही हुआ? पहला और दूसरा. तो इसलिए पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, वही सारी चीजें बताई. इसलिए आगे बढ़ते हैं. बोल रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट as to the principle for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayat in that particular state. इन चारों में से कौन बोलता है ना, क्या बोलता है कि which one of the following authority makes recommendation to the governor of a state as to the principle for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayat in that particular state. 4 ऑप्शन है, देखते हैं. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन करती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट, या फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट. देखो ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये करती है स्टेट फाइनेंस कमीशन. ऑब्वियस अगर फाइनेंस की बात है तो फाइनेंशियल कोई इंस्टीट्यूशन ही करेगा. उसमें 2 पॉसिबिलिटी था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट और स्टेट फाइनेंस कमिश्नर. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इसका करेक्ट आंसर है. आप देख सकते हो कि अंडर द आर्टिकल 243I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 साल. A state finance commission review the financial position of the panchayats in a state and makes recommendation to the governor about the principle that should govern the distribution of tax, proceeds, taxes, duties, levy, toll free collected by the state between the state and its panchayati raj institution at all 3 level. मतलब विलेज लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी.
ओके, चलिए। इट ऑल्सो रिकमेंड द फॉलोइंग, क्या क्या? टैक्सेस लिवाइड एंड फीस levied or appropriated by panchayat themselves, grant in aid to panchayat raj institution from the consolidated fund of the state. अगला, वे टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और मेजर्स फॉर द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ पंचायत फाइनेंस अंडर आर्टिकल 243I of the Indian Constitution. The governor of a state ensured the laying of the state financial commission recommendation to the table of the state legislature. जैसे सेंटर में है ना प्रेसिडेंट साफ करते हैं, वैसे ही स्टेट में गवर्नर जो है वो सारे रिपोर्ट ले डाउन करता है। कहाँ पे? स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है वो ले डाउन करता है स्टेट असेंबली में। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड अ मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द कमीशन रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट पे क्या रिकमेंडेशन, मतलब क्या स्टेप लिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement about the पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट? पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताना है। 4 स्टेटमेंट से कौन से करेक्ट है, कौन से गलत है। पहला, all seats in a पंचायत are filled by the person chosen by the direct election, ठीक है। The ग्राम सभा consist of a person registered in the village electoral rolls, ये भी ठीक है। अगला, the chairperson of a पंचायत is elected in accordance with a law passed by each state. Okay, all state in India have a 3-tier government, नहीं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ऐसे हैं जहां पे 3-tier गवर्नमेंट नहीं है, तो चौथा कैंसिल आउट हुआ, चौथा गया, बचा कौन सा? पहला, बी और सी, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा, राइट। तो आप देख सकते हो सारा कुछ। चलो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पंचायत राज सिस्टम, ऑल सीट इन पंचायत आर फिल्ड थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शंस। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत इंक्लूडिंग द सरपंच, विलेज हेड या फिर चेयरपर्सन आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट वोटिंग। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ग्राम सभा एक विलेज लेवल का असेंबली है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट्स हु आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द पंचायत एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस लोकल गवर्नेंस एक्टिविटी। तीसरा भी ठीक है, मैंने बता दिया। चौथा देखो गलत क्यों है। While most states in India have a 3-tier government, 3-tier of panchayats, there are a few exceptions. Some states have a 2-tier government system. कौन कौन सा? कंसिस्टिंग ऑफ ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल एंड जिला परिषद, मतलब वहां पे ब्लॉक लेवल का है ही नहीं, केवल ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है। ऐसे स्टेट हैं केरला, गोवा फॉलो 2 सिस्टम, वेयर स्टेट लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हैव 3 tier ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा, कुछ नॉर्थ ईस्ट का मैंने बताया ना, वो भी आगे मिलेगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला, द इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। एकदम आसान चीज, बिल्कुल इसीलिए बनाया गया था स्टेट इलेक्शन कमीशन को, 3rd tier के इलेक्शन को करवाने के लिए। दूसरा, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्या करेंगे, राइट? ये गलत है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, सेम वे में स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, किसी स्टेट में। अगला, द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत। देखो पहला और तीसरा आंसर आ गया डी। आई होप ये क्लियर है आपको, तो इसलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? मनरेगा का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? ध्यान रहे, नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा। तो पहला, प्रोवाइडिंग अप टू 100 डेज ऑफ स्किल लेबर इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखो एक एक वर्ड में, मैंने आपको बताया ना कि एक एक वर्ड आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है यूपीएससी के पीवाईक्यू का। क्यों? क्योंकि वो एक एक वर्ड में ही खेला खेल जाता है, राइट? तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर प्रोवाइड नहीं करता, वो अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करता है कि नहीं? दैट्स वाई पहला ही गलत हो गया, गलत ही पूछा था, हो गया। आगे भी अपने फैक्ट्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ लेते हैं कि क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट होता है, इनहेंसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी होता है, इंश्योरिंग एम्पावरमेंट फॉर 2 वुमेन होता है, किसके थ्रू? मनरेगा के थ्रू। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। फंक्शनिंग ऑफ पंचायत के रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला, पंचायत में लिवाई टैक्स, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटी, टोल एटसेट्रा। बिल्कुल ठीक है। A person who attended the age of 25 year will be eligible to be member of the पंचायत। देखो फिर से यहाँ पे है ना 25 ईयर, अभी हमने पढ़ा 21 ईयर्स होता है, और सेम स्टेटमेंट ऊपर भी दिया था। तो
बी जो है ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था इसलिए बी हो गया, लेकिन अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बाकी भी हम देख लेते हैं। अगला बोला एवरी पंचायत सेल ऑर्डिनरीली कंटिन्यू फॉर अ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, बिल्कुल ठीक है। अब पंचायत डी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ऊपर किसी स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसमें जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको हम समझते हैं। पहला बोला एज पर 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड ऑफ years of age to be eligible for पंचायती membership, है ना। Okay, this amendment lowered the age requirement to encourage youth participation in local government. Important point क्या है? पंचायती राज was given constitutional status through the 73rd Constitutional Amendment Act 92। तो पार्ट 9 में शेड्यूल 11 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक क्या है? पंचायती पंचायत है। एंड इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। मतलब ये कब हुआ था? 1992 में, लेकिन राजस्थान में बहुत ही पहले ऑलरेडी इनेक्ट हो चुका था ये पर्टिकुलर लॉ, फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश। पहले राजस्थान, देन आंध्र प्रदेश, रिकमेंडेड बाय बलवंत मेहता कमेटी। अब डिफरेंट कमेटी जाएगा थर्ड ईयर गवर्नमेंट के लिए, तो उन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम टू प्रोवाइड अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज विच कंसिस्ट ऑफ विलेज पंचायत, अभी हमने बात किया विलेज लेवल का, ब्लॉक लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, है ना। ओके, पंचायती राज सिस्टम वाज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। लेटर इट वाज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द एल.एम. सिंघवी कमेटी। ठीक है, डिफरेंट कमेटी एसोसिएटेड विद पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऐसा है, ध्यान समझिएगा। इसको मैंने कैसे याद किया है? इन चारों को तो ऐसे याद कर लिया, बगल में टीजी, है ना। टीजी से कोई नाम आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने बगल टीजी कर लिया, बगल टीजी। तो बी का मतलब बलवंत राय मेहता, कब? 1957 में। अशोक मेहता कमेटी 1957 दिसंबर में, वो जनवरी में और ये दिसंबर में। जी.वी. के राव कमेटी 1985 में। एल.एम. सिंघवी कमेटी जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला 1992 में, है ना। वो कब? 1986 में। फिर थंगौन कमेटी 1988 में, फिर गडगिल कमेटी 1988 में। ये सारे के सारे कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैसे? बगल, BAGL, बगल टीजी। बी मतलब बलवंत राय मेहता, ए मतलब अशोक मेहता, जी का मतलब जी.वी. के राव, एल मतलब एल.एम. सिंघवी, टी का मतलब थंगन कमेटी और जी मतलब गडगिल कमेटी। आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो आपको। और पंचायती राज इंप्लीमेंटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पी.वी. नरसिम्हा राव जी। ओके, तो ये रहा इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए सारे क्वेश्चन। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, डिस्कस कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसका पार्ट 2 होने वाला है। तो चलो आओ मिलते हैं।